चलो दोस्तों, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। और मैं वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टार्ट करूं उसके पहले आपको पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है CO, उसके बाद CN माइनस, NO2 माइनस, उसके बाद EN पेरिडिन अमोनिया, देन ethylene diamine tetraacetate, NCS minus, water O minus 2, OX that is C2O4 minus 2, उसके बाद इथेनॉल, यूरिया NO3 minus, F, Cl, SCN, S minus 2, Br minus और I minus। तो ये जो है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इतना याद रखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो जितना स्ट्रेंथ ज्यादा उतना स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होगा। ठीक है, फिर वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे इनको। चलो, अब इसको क्या बोलना है? कुछ भी बोल देते हैं, बॉर्डर लाइन फील्ड लिगेंड। ये हो गया बॉर्डर लाइन फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड, बॉर्डर लाइन फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बॉर्डर लाइन जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक है ना।
दोनों के तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अगर हम उनके मैग्नेटिक मोमेंट पता लगा लें तो हम बता सकते हैं कि भी वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे या फिर वीकली बिहेव करेंगे। याद रखना ये। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट बनाओ पहले, और खास करके ये और ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, वीक और स्ट्रॉन्ग की। जल्दी फटाफट पहले स्क्रीनशॉट बनाओ। डन सर। चलो ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी अब हम शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो हमने 11 में पढ़ा था। तो थियरी पूछते नहीं है, तो मैं आपको थियोरेटिकल बातें नहीं बता रहा, डायरेक्ट हम प्रैक्टिकली डायरेक्ट उसमें से जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं NiCl4 -2। NiCl4 -2, Ni नंबर क्या है Ni का? चलो जल्दी फटाफट जल्दी, Ni का नंबर क्या है? 28। 28। चलो 28 नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई और बहनों? 4s2 3d8। 4s2 3d8, ये हो गया Z इज इक्वल टू 28। आर्गन कंप्लीट 4s2 3d8 4p0 4d0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब Ni का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसको X सपोज करेंगे तो 2 निकल के आएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s0 4p0 और उसके बाद 4d0। मेहुल भाई मुझे ना जूम पर छू तो तुमने थोड़ी और मैं सामने ही करूंगी। ओके हाँ हाँ ओके ओके ओके। चलो 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0 4s 4p 4d0 3d8 हो गया। ठीक है, चलो अब D के अंदर भी टोटल वी नो दैट D कंटेन्स 5 सबसेल और 8 इलेक्ट्रॉन है अंदर। तो पहले अनपेड रहेंगे और फिर पैर हो गए, 8 हो गए। 4s0 4p0 4d0 4p0 4s0 4p0 4d0 और 3d8 आर्गन कंप्लीट। ये हो गया Ni+2। चलो ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए Cl स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो Cl हेलोजन जो भी है, जो भी हैलाइड है वो सब वीक फील्ड लिगेंड है, इतना तो कॉमन में याद रख सकते हैं। तो जब निकल के पास Cl आया तो वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वहां पे ऑक्यूपाई होगा। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स उसको कितने चाहिए? टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 Cl है ना, तो एक S यूज होगा और 3 P यूज हुए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, sp3 हो गया। बोलो कोई डाउट? नो सर। ग्रेट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। डन। चलो अब NiCl4 जो है दोस्तों, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 अनपेड। तो पैरामैग्नेटिक होगी डायमैग्नेटिक? अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक हुआ। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 4 2 8 हो गया, 2√2 हुआ, 2 into 1.41 that is 2.82 बोहर मैग्नेटॉन।
चलो, और इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। अभी बनाओ इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब यहाँ पे Cl की जगह में Cn कर देता हूँ। थ्री डी 8, 4s 0, 4p 0 एंड 4d 0। ठीक है, बट यहाँ पे Cn स्ट्रॉन्ग है, तो निकल के साथ जब Cn आया तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो देखो, एक डी खाली हो गया, एस पी और 4d तो खाली थे, तो यहाँ पे एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn, तो DsP2 कौन सा हैबिटेशन हुआ, DsP2। हो रहा है क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। चलो, DsP2 में मैंने वो भी बताया था कि यहाँ पे ज्योमेट्री होता है स्क्वायर प्लेनर। अनपेड है कि नहीं है? No, sir. तो No, sir. डायमैग्नेटिक हुआ ये, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हुआ, ये हैबिटेशन हुआ, और ये हुआ डायमैग्नेटिक। चलो बनाओ इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? Done, sir. चलो, अब आप लोग खुद मुझे बताओ, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा, आप लोग मुझे बताओ K3FeCN6 का क्या होगा? K3FeCN6 Sir, hybridization D2sp3 and unpaired electrons 1. Good. Argon complete 4s2 3d6 4p0 4d0। Fe का नंबर 3 होगा, तो आर्गन कंप्लीट 3d5 4s0 4p0 4d0। डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, S0 P0 4d0 1 2 3 4 5 4s0 4p0 4d0 3d में 5 है। अब मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ दोस्तों, इसको टाइम देने लायक नहीं है और ज्यादा। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आगे आ गए, तो देखो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये अनपेयर रहेगा। 4s तो एम्प्टी है ही, 4p एम्प्टी है और 4d एम्प्टी है। आगे क्यों आया, क्योंकि Cn है। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसीलिए Cn 6 ऐसे अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 D2sp3 D2sp3 हैबिटेशन होगा इसका। और इसमें D कौन सा यूज हुआ, 3D या 4D? तो 3D यूज हुआ। 3D इनर बोलते हैं इसको, इनर ऑर्बिटल, इसीलिए इसको बोलेंगे इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर शुभम sp3d2 होता तो d4d यूज हुआ होता, उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट अभी d3 यूज हुआ है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर दोस्तों? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। CO at 206 plus 2। नेक्स्ट CO चलो कोबाल्ट 27, आर्गॉन कंप्लीट 4s2 4 सॉरी 4s2 3d7 4p0 4d0। हाँ, कोबाल्ट का नंबर 2 दिया है तो 3d7 रहेगा, 4s0 4p0 4d0। डी में 7 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो H2O क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड तो नहीं है, ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं अंदर ऑक्यूपाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को, पेयर नहीं करेंगे। तो H2O 1 2 3 4 5 और 6 sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये D कौन सा है? 4D। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? Outer orbital complex. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो इनर ऑर्बिटल था, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। चलो ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होगा, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और भी बहुत सारे हैं बट कॉन्सेप्ट मैंने जो पूरा था वो बता दिया है। इसके हिसाब से हम आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो मत भूलना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मत भूलना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी है। तो अब अगर मैं गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं चैप्टर नंबर 9 की, तो गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग हो चुका है। हमें इसके लिए JEE और नीट के लिए हमें CFT कॉन्सेप्ट बाकी है वो पढ़ना पड़ेगा। चलो देख सकते हो आप, आइसोमेरिज्म कर लिया हमने, ये सब हो गया। वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये सब हाइब्रिडाइजेशन देखे हमने। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अंदर ही देख ली थी हमने। ये थियरी के लिमिटेशन क्या है? तो इसमें हम बहुत सारे एजम्पशन करते हैं। सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर दूसरा इट डज नॉट गिव quantitative interpretation of magnetic data, it does not explain the color, it does not give the quantitative interpretation of thermodynamic or kinetic stability, does not make exact prediction regarding tetrahedral and square planar four coordination number, और वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, इसीलिए CFT आया। बट CFT से पूरा कॉन्सेप्ट निकल चुका है। तो उसके पहले VBT, उसके पहले आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के पहले नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के पहले ये सब बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट थियरी जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। CFT,
अब CFT जो है ना, इसमें सबसे पहले हम एजम्पशन करते हैं भाई, अभी तक हमने ये पढ़ा था, अभी तक चैप्टर में ये पढ़ा, मेटल और लिगेंड जो है, ठीक है, उसका बॉन्ड, उसको हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोला था अभी तक, ठीक है। बट अब हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहे हैं CFT कि भी यहाँ पे मेटल और लिगेंड में आयनिक बॉन्ड है, ओके। चलो टिल नाउ अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था, बट अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेटल और लिगेंड, क्योंकि लिगेंड डोनेट कर रहा है, क्योंकि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो इन CFT we suppose that there is a formation of ionic bond between metal and ligand. मेटल और लिगेंड में भी आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि मेटल जनरली आपको पता है मेटल का प्रॉपर्टी होता है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और लिगेंड हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है या फिर लोन पेयर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों के बीच में हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। चलो ठीक है। अब ये जो मेटल है, मेटल 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 के पास आपको पता है मेटल इस ब्लॉक से है, कौन से ब्लॉक से है, डी ब्लॉक से, ठीक है। तो मेटल जब आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, मेटल जब आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तो उसके डी ऑर्बिटल जो थे ना, डी ऑर्बिटल, उनका एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। व्हेन मेटल इज इन आइसोलेटेड फॉर्म, all the d orbitals have same energy. જ્યારે મેટલ સ્વતંત્ર હતું ને, જ્યારે એના લગ્ન નતા થયા, લગ્ન मतलब लिगेंड સાથે જોડાયો નતો, जब मेटल आइसोलेटेड फॉर्म में था, ठीक है, आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब वो लिगेंड के साथ कंबाइन नहीं हुआ था, तब तक उसके डी ऑर्बिटल जो थे उसके एनर्जी सेम थे। शुभम ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ध्यान भटका दिया शुभम ने, बहुत बढ़िया चीज बता रहा था मैं। मेटल जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसके डी ऑर्बिटल थे ना, उनकी एनर्जी सेम थी। शादी नहीं हुई थी मतलब वो आइसोलेटेड फॉर्म में था, कंबाइंड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। और हैविंग सेम एनर्जी उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट। तो જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ એકલો હોય તો કેવો હોય, डीजेनरेट હોય। अब मेटल की जो डी ऑर्बिटल थे, है ना, उसको मैंने उसके अंदर मैंने अप्लाइड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी डी ऑर्बिटल कैसे हैं, डीजेनरेट। પણ હવે મેટલ लिगेंड સાથે જોડાવાની શરૂઆત કરી મેટલે, અને જેવી શરૂઆત કરી આ જે ડી ઓર્બિટલ્સ હતા એનું શું થઈ ગયું ભાઈ, સ્પ્લિટિંગ ઓફ ડી ઓર્બિટલ. So splitting of d orbital of metal in the presence of ligand, okay, it is known as crystal field splitting theory, CFT बोलते हैं इसको। और यहाँ पे T2G बनेगा और बनेगा EG, दो लेवल बनेंगे, एक बनेगा T2G और एक बनेगा EG। अब कौन से डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन होगा लिगेंड से, और कौन से लिगेंड को, कौन से डी ऑर्बिटल को कम होगा, क्योंकि ये तो कॉमन चीज है कि डी मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा ना। तो जिसका रिपल्सन ज्यादा उसकी एनर्जी हाई होगी,
और जिसका रिपल्जन कम उसकी एनर्जी लो होगी। तो किसका रिपल्जन ज्यादा होगा और क्यों? पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ किसका रिपल्जन ज्यादा होगा। Done, sir. चलो चलो दोस्तों, तो अब सपोज मैं यहाँ पे मेटल और लिगेंड को यहाँ पे मैं आपको ये क्यूब के अंदर अरेंज करके बताता हूँ उनका मेटल और लिगेंड का अरेंजमेंट क्या है। देखो आप लोग, सपोज ये है हमारा सेंटर में, ये हमारा मेटल है, ठीक है। और अब यहां से लिगेंड जो है, लिगेंड यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है। तो लिगेंड आ रहा है तो लिगेंड के यहाँ पे ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। और मेटल की भी तो ऑर्बिटल होंगे, मेटल की भी तो डी ऑर्बिटल होंगे ना भाई, मेटल के भी डी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। लिगेंड के ऑर्बिटल होंगे, मेटल के ऑर्बिटल होंगे। अब मेटल के पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इतने ऑर्बिटल हुए टोटल, ठीक है। ये आपको पता है। अब एक्स वाई, ये एक्स है एक्सिस और ये वाई एक्सिस है सपोज, ठीक। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया सपोज। तो डी एक्स वाई कैसे ड्रॉ करते हैं? डी एक्स वाई कहाँ होता है, कहाँ होता है? इन बिटवीन द एक्सिस होगा ना, ये एक्स और वाई। तो वाई जेड भी इन बिटवीन द एक्सिस होगा, जेड एक्सिस भी इन बिटवीन द एक्सिस होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस। इज इट क्लियर? पहले क्लियर हुआ? Yes. चलो, ये दोनों है ऑन द एक्सिस और ये है इन बिटवीन। तो कितने ऑर्बिटल इन बिटवीन है? 3। और कितने ऑन द एक्सिस हैं? 2। 2. अब आपको एक चीज दिख रही है, लिगेंड कहां से आ रहा है? लिगेंड कहां से आ रहा है? Axis. तो मेटल का जो ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस से आएगा उसका रिपल्सन कैसा होगा लिगेंड से? High. एग्जैक्टली। तो ऑन द एक्सिस के जो ऑर्बिटल हैं उनका एनर्जी बढ़ जाएगा और वो फॉर्म में आके ऊपर चले जाएंगे। और इन बिटवीन द एक्सिस हैं, ठीक है। इन बिटवीन मतलब यहाँ पे है, सब समझो यहाँ पे है। तो इसका और इसका रिपल्सन थोड़ा कम होगा तो वो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला गया। बोलो समझ आया स्प्लिटिंग कैसे हुआ? Yes, sir. ग्रेट। तो मेटल के ऐसे ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस हैं उनका लिगेंड से रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए उनका एनर्जी हाई होगा ईजी पे। और जिसका एनर्जी कम होगा, जिसका रिपल्सन कम होगा, उसका एनर्जी कम हो जाएगा, वो हो जाएगा T2G। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट तो लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा जब आप कंफ्यूज हो जाओगे तब। बाकी स्क्रीनशॉट में कुछ समझ नहीं आना है आपको, ये समझने वाली बात थी कि ऑन द एक्सिस के ऑर्बिटल का रिपल्सन ज्यादा है इसलिए ऊपर चले गए 2, और जिसका रिपल्सन कम है वो नीचे चले गए क्योंकि वो इन बिटवीन द एक्सिस थे। ये चीज ओनली समझनी थी यहाँ पे। अब मेटल जब आइसोलेटेड फॉर्म में था तो उसके एनर्जी लेवल सेम थे, डी जनरेट थे।
मेटल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। बट जब लिगेंड आया ત્યારે મેટલના સ્વભાવમાં ચેન્જ આવ્યો દોસ્તો, અને Eg एनर्जी 2G, ठीक है। एनर्जी धीरे 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 बढ़ती गई। चलो, अब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर, इसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। चलो, अब यहाँ पे ऊपर आपको पता है दो ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है। अब टोटल ऑर्बिटल 5 है, नीचे जो है 3 है, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखूंगा, 3/5 डेल्टा, और ऊपर 2 है ना, तो नीचे लिखेंगे 2/5 डेल्टा। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.6 लिख सकता हूँ, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.4। बोलो, अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें? यहाँ तक कोई डाउट है No, भाई sir. और बहनों? No, ठीक है, sir. चलो। तो ये हमने अभी तक स्प्लिटिंग पढ़ लिया, और वो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करी हमने, क्योंकि अभी जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था वो ML6 का फिगर था। तो ML6 फिगर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो एनर्जी लेवल लिख दिए हैं, एक तो T2G जो नीचे होगा, और दूसरा है Eg। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम CFSE फाइंड कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। बड़ा सिंपल है, देखो क्या करना है आपको। तो नीचे 0.4 का डिफरेंस है, 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, पर वो माइनस करना है क्योंकि वो नीचे है। ऊपर है 0.6, उसमें इलेक्ट्रॉन Eg के देखने हैं, ठीक है, डेल्टा O। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे आप CFSE फाइंड कर सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, CFSE, जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। ऐसे ही टेट्राहेड्रल के लिए भी हम कर सकते हैं, बट टेट्राहेड्रल में हमें नहीं पढ़ना, हम इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे हम टेट्राहेड्रल के अंदर, T2G ऊपर आ जाएगा और Eg यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला के अंदर अकॉर्डिंगली ऐसे ही चेंज कर देंगे हम। जो 0.4 है वो 0.6 हो जाएगा माइनस में, और जो 0.6 से 0.4 हो जाएगा प्लस के अंदर। इज इट क्लियर दोस्तों? के डाउट है कुछ इसमें? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब CFT जो हमने पढ़ा, ठीक है, इसके एप्लीकेशन भी है और इसके लिमिटेशन भी है। एप्लीकेशन हम बोले तो एप्लीकेशन ये बोल सकते हैं हम कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लेक्स के इन्वॉल्विंग डी ट्रांजिशन, वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट, इसको यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। लिमिटेशन अगर हम बोले तो लिमिटेशन ये है, CFT जो है इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द पाई बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स। अभी जो OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्डिंग जो होती है ना, वो यहाँ पे CFT नहीं बता पाएगा। ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, एब्सॉर्प्शन बैंड्स जो होते हैं, यूवी रेज, NMR, उसके बारे में ये नहीं बता पाएगा, ओके। और वो समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा LFT, जो आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, लिगेंड फील्ड थ्योरी, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट बाकी है, स्टेबिलिटी और कलर, जो हम कल देखेंगे। आज का काम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका जल्दी फटाफट। Done, sir. ओके,
चलो अब दोस्तों, कल मैं, जैसे मैंने आपको फिजिकल का पेपर भेजा था, ऐसे कल मैं आपको भेजने वाला हूँ इनऑर्गेनिक का पेपर। कल हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में, तो मैं इनऑर्गेनिक का पेपर आपको भेजने वाला हूँ। चैप्टर होंगे हमारे मेट्रोलॉजी, फिर होगा पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, और क्या होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन वाला। तो इतने चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। एग्जाम पेपर का जो पैटर्न है वो वही है जो लास्ट टाइम मैंने भेजा था, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और बस ठीक है, कल सुबह मिलते हैं अपने। इसका जो कलर वाला है और स्टेबिलिटी वाला कल पहले खत्म करेंगे आधे घंटे में, और फिर हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वो करते हैं, ठीक है। वो खत्म होगा, फिर हम ऑर्गेनिक सुबह या शाम शुरू करेंगे, और बाकी एक एंड से वो जो चल रहा है इनऑर्गेनिक फिजिकल जेडब्ल्यू का वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो कल सुबह मिलते हैं 6 बजे। टेक केयर, बाय सर। बाय। Sir.